दोस्तों नमस्कार। आप सभी के इस मंच पे जिसका नाम पंचायत हिंदी है, बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से हम हर एक शाम को कार्यक्रम करते हैं राजनीतिक खबर को लेके, जिस तरह से महाराष्ट्र में जो चुनावी माहौल है, दिन प्रतिदिन जो सियासी माहौल जो गर्म होते हुए आ रहा है, तो उसी पे आज हम चर्चा करने के लिए जो आज हमने मेहमान को आमंत्रित किया है, अनिल भाई पटेल, जो जीएस टीवी में वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर भी काम कर रहे हैं। तो हम सीधे उनसे बात करते हैं। अनिल जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। नमस्ते राहुल। अनिल जी, जिस तरह से महाराष्ट्र में रोज नए नए हलचलें राजनीतिक जो देखने को मिल रही हैं, चुनाव करीब आ रहा है, तो उसी को लेकर आज मेरा एक आपसे पहला सवाल है कि लोकपाल पॉल का जो एक सर्वे आया है, वो सर्वे में जिस तरह से महाविकास आघाड़ी को बढ़त दिखा रहा है, इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ये राहुल दूसरा सर्वे है। इसके पहले लोक नीति और ये जो सर्वे किया था उसके अंदर भी देखो तो उसमें महाविकास आघाड़ी को ही बढ़त दिखाई थी। मेरे ख्याल से लोक नीति नहीं, यहाँ कोई लोकल कोई संस्था थी, उसने अपने हिसाब से किया था। वो पहला ओपिनियन पोल था जिसमें बताया गया था कि वोट परसेंटेज की बात करें या सीटों की बात करें, वो एक एक जो पार्टियां हैं, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे महायुति की बात हो, तीनों की बात हो, चाहे महागठबंधन की बात हो, चाहे महाविकास आघाड़ी और अपक्ष, ये सब मिला के उन्होंने बाइफर्केशन किया था। अब ये लोक पोल जो है वो उसने दूसरा या मान के चलिए अभी तक का कि जिसने वोट परसेंटेज और सीटों की बात जो है वो उसने की। एक प्रकार का ओपिनियन पोल, लोगों का मूड कैसा है। इसके पहले बीच में एक आईएनएस ने दिया था जो पूरा एक गप्पा था, जिसका विरोध भी किया था क्योंकि वो अदानी की संस्था थी आईएनएस, और उसके माध्यम से गलत तरीके का एक बकवास, यूं कहें कि गलत जो नैरेटिव सेट करने के लिए, और एक बड़े नेशनल चैनल ने उसको प्रसारित भी किया था ताम झाम करके, लेकिन एक घंटे में फिर उसको उतार लिया गया था। ये जो लोक पोल का आया है उसमें स्पष्ट तौर पर आप देखो कि दो विभाग में ये सर्वे को डिवाइड किया गया है। एक विभाग तो कितनी सीटें मिल सकती हैं, और दूसरा जो विभाग है उसकी अगर मैं बात करूं तो वो करती है वोट परसेंटेज की बात। अब महाविकास आघाड़ी की अगर मैं आपको बात करूं तो महाविकास आघाड़ी की वो बढ़त उसमें दिखा रही है, वो बता रही है कि उसमें कैसे वो 165 तक, जो कहते हैं कि 100 जो वोट परसेंटेज वो मिला के 151 से लेके 162 तक की जो सीटें हैं, वो सीटें वहां जो है वो दिखती आ रही हैं, और वोट परसेंटेज तकरीबन 45 से 46% के आसपास वो दिखाई दे रही हैं। दूसरी अगर मैं बात करूं महायुति की, तो उसमें 115 से लेके 126 तक जो सीटें हैं वो देने की बात है, और तकरीबन वोट परसेंटेज की बात करें तो लगभग 40% के आसपास वोट परसेंटेज उसमें बताया गया है। जो अदर हैं उसमें भी जो 13-14 जो सीट हैं उसमें बताया जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि अदर भी मिल जाएं और भाजपा फिर भी इसके बावजूद सरकार इसमें बनाती नहीं दिख रही है। लेकिन आप थोड़ा भूतकाल में आपको देख के बताऊं तो 2014 में बीजेपी को यहां पर लगभग 122 सीटें मिली थी। कब? जब उद्धव ठाकरे की शिवसेना इनके साथ थी। फिर 2019 में बात करें तो ये सब आ गए 106 पर। कब? जब उद्धव जे इनके साथ थे। फिर अब बात करो, सीधा आ जाओ लोकसभा इलेक्शन पर, तो लोकसभा इलेक्शन में बात ये थी कि लोकसभा इलेक्शन में लगभग वोट परसेंट की बात करें तो दोनों को मात्र 1-1.5% का महाविकास आघाड़ी को एज था। उसमें वो लोग 48 में से 30 सीटें जीत गए, और ये सब जो थे ये तीनों मिलके, इसमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी अगर बात करें तो 9 सीट, बाद में 7 सीट और 1 सीट, ऐसे करके कुछ 16-17 सीटें, 18 सीटों तक ये लोग अपक्ष में ये सब मिला के देखो तो होती थी। मतलब साफ था कि उस समय भी अगर आप बूथ वाइज और उस समय भी विधानसभा वाइज देखें तो जो महाविकास आघाड़ी है वो सीधे तौर पर तीनों मिलके 165-170 तक आसपास जाती थी उस समय भी। अब सोचिए, जून में परिणाम आए थे, मई में उसमें मतदान हुए तो उस स्थिति को लेकर अभी की स्थिति में क्या फेर पड़ा है? क्या महंगाई नहीं बढ़ी है? तो बढ़ी है। बेरोजगारी क्या नहीं बढ़ी है? तो बढ़ी है। सरकार का आंकड़ा खुद कह रहा है कि महंगाई अभी तक के रिकॉर्ड स्तर पर है, अपने चरम पे पहुंच गया है। और सबसे बड़ी बात, शेयर बाजार में 48 दिन में 48 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। FIIs की बात करें, जो विदेशी इन्वेस्टमेंट है, रोज अपना पैसा निकाल रहे हैं यहां से। आप समझिए, अक्टूबर में हमारा मार्केट कैप जो था
मतलब वो लगभग 478 करोड़ के आसपास था और अभी स्थिति कितना है, 430 करोड़ के आसपास है। मतलब जो मैंने आपको बात बताया कि 48 लाख करोड़, आज 2 दिन और भी आप देखेंगे तो ये 50 लाख करोड़ के ऊपर चला जाएगा कि मार्केट से पैसा हम जो विदेशी लोग, मतलब विदेशी कंपनियां, उन्होंने निकाल लिया है, क्योंकि उसको सेफ फीलिंग यहाँ नहीं हो रही है। सबको अब ऐसा लगता होगा कि मार्केट और बढ़ेगा, मार्केट और होगी, कंपनियां मजबूत होंगी, लेकिन विदेशी कंपनियां हमारे यहाँ आ नहीं रही हैं, क्योंकि स्वयं भारत सरकार के और मोदी साहब के जो एक समय के उनके आर्थिक सलाहकार हुआ करते, तो उन्होंने लिखा था कि हमारा जो देश है वो 2A से डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, उसका नुकसान हो रहा है। मतलब 2A के लिए, 2A जिसका नाम है अदानी अंबानी, उनके लिए सरकार नीतियां निर्धारित करती है, किसी दूसरे को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रही है, सबको बराबर का मौका नहीं मिल रहा है। इसलिए जो विदेशी बड़ी कंपनियां हैं आने से यहाँ डर रही हैं। आपको ख्याल होगा एलन मस्क खुद यहाँ टेस्ला का डालने के लिए आए थे। सुना जा रहा था कि वो डालेंगे, शायद तमिलनाडु में डाल सकते थे, उड़ीसा में डाल सकते थे, महाराष्ट्र का नाम भी आया था, तेलंगाना के भी नाम आया था, लेकिन बाद में आया कि गुजरात सरकार उसमें इन्वॉल्व हो रही है और लोगों को लगा कि हो सकता है गुजरात में जाएगा, कुछ प्रेशर पड़ा होगा, तो इलेक्शन के पहले वो जो एलन मस्क थे उन्होंने अपना इरादा बदल दिया और चीन या कहीं और दूसरी जगह चले गए। सवाल यही है कि जो अभी आ रहे हैं पोल, जो अभी परिणाम आपको दिख रहे हैं, या यूं कहें कि जो ओपिनियन पोल आ रहे हैं, क्या वैसे ही परिणाम आएंगे क्या? ठीक ऐसे ही बात हरियाणा में भी हो रही थी, लेकिन लास्ट समय में क्या हुआ सबको पता है। राजीव कुमार ने क्या किया, राजीव कुमार अग्रवाल जो चुनाव आयोग है, जो जिसको मैं चुनाव आयोग बोलता हूं, उसने तो नहीं सुनी बात, उसने क्या किया। ये सब चीजों से महाविकास आघाड़ी को अलर्ट रहना होगा, वो अलर्ट है, लेकिन इससे भी ज्यादा उसको सतही अलर्ट रहना होगा। एक एक चीजों को उसको सोचना पड़ेगा कि कहीं फिर से गेम ना हो जाए। पूरी मेहनत देखो, महाविकास आघाड़ी जो है वो जिस तरह यूनिट होकर लड़ रही है, आप देखो जी, विदर्भ की बात हो, मराठवाड़ा की बात हो, महाराष्ट्र की बात हो, कोंकण की बात हो, अब खानदेश की बात हो, सब ऐसा इलाका आपको लगेगा कि जो महाविकास आघाड़ी है, इंडिया गठबंधन, वो मिलकर लड़ता आपको दिखाई देगा। उसके वोट शेयर उसके कार्यकर्ताओं को दिखाई देंगे, एक दूसरे को ट्रांसफर हो रहे हैं, मिलजुल के बात कर रहे हैं। उनके तीनों के पास अलग अलग अपने मुद्दे हैं, उन मुद्दों के आधार पर वो बीजेपी को धाराशाही कर रहे हैं, चाहे वो आरएसएस की बात हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी की बात हो, चाहे एसटी ओबीसी की बात हो, चाहे संविधान बचाने की बात हो, उनकी बातें धीरे धीरे, और सबसे बड़ी बात किसानों की बात हो। किसानों को आज वहां स्थिति ये है कि बोल के गए थे वहां पर बड़े बड़े नेता बीजेपी की, मोदी साहब की 6,000 रुपए क्विंटल हम आपका बिकवा देंगे, ये करा देंगे। आज वहां 4,000 रुपए क्विंटल लेने के लिए भी कोई तैयार नहीं है। मैं सोयाबीन की बात कर रहा हूं। उसी तरह आप देखें तो कपास की वहां जो बात करें तो कपास में भी वही स्थिति है। कुल मिला के बीजेपी जो बटेंगे कटेंगे और ये ध्रुवीकरण कर रही है, उसका तोड़ लाने के लिए जिस तरह राहुल गांधी, जिस तरह पूरे तरीके से घूम घूम के उद्धव ठाकरे, और स्वयं जिसको असल में आप महाराष्ट्र का मराठा चाणक्य कह सकते हैं, वैसे शरद पवार जो है खुद प्रचार कर रहे हैं, लोगों से जोड़ रहे हैं, लोगों को जुड़ रहे हैं, उनकी बातें कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, नहले पे दहला, अगर आप 1,500 देंगे लाडली बहनों को तो हम 3,000 रुपया देंगे। मतलब साफ है, तू डाल मैं तो पात। और यही जो सर्वे रिपोर्ट, ओपिनियन पोल जो है, राहुल इसी बात को इंगित करता है। अनिल जी, जिस तरह से आज देवेंद्र फडणवीस ने जिस तरह से बटेंगे तो कटेंगे के जो नारे पे अजीत पवार के उस पे इन्होंने असहमति जताई है और अजीत पवार को ना समझ बताया, इसे आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यही, आप और हम बहुत पहले से चर्चा करते आए थे राहुल जी, कि महायुति में कहीं भी कुछ सामान्य नहीं है, सिर्फ फुटबॉल ज्यादा है, सिर्फ फुटबॉल ज्यादा है। उसका मकसद ये है कि जो उनके वोट शेयर एक दूसरे को ट्रांसफर होने चाहिए, वो वोट शेयर ट्रांसफर होंगे नहीं। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने कहा, और घूम घूम कर वो प्रचार कर रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, 1 2 3, जो जितने भी ध्रुवीकरण के हथकंडे अपना सकते थे वो सब अपना रहे हैं। उसमें जब पत्रकारों ने उस समय अजीत पवार से पूछा तो उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा था कि हमारे ये देश, हमारे महाराष्ट्र की ये चीज नहीं है, ये बाहर वाले लोग हैं, ये उनको यूपी मुबारक। हालांकि ये चीजें यूपी को भी शोभा नहीं देती, क्योंकि यूपी उत्तर प्रदेश का अपना अलग, उनके राजा महाराजाओं की अलग परंपरा है, भगवान रामचंद्र की भूमि है, महादेव काशी की भूमि है, मथुरा की भूमि है।
सभी देवी देवताओं की भूमि है, गंगा वहां पर है सर, आप समझिए। बावजूद वहां पर आप कहते हैं गंगा जमुना तहजीब की हम बात करते हैं, हम लखनऊ की बात करते हैं, नवाबों की शहरों की बात करते हैं, महादेव की नगरी की बात करते हैं, और वहां जाके जब हम कहते हैं बटेंगे कटेंगे और वहां ये नारा हिट होता है, तो मान के चलिए जब वो लोगों में कहीं ना कहीं, या जो इसको फैलाना चाहते हैं, या लोगों में जो समाजों के बीचों में या धर्मों के बीच में जो सिर फुटोवल कराना चाहते हैं, जो बांटना चाहते हैं, क्यों? उनको पता है कि अगर ये लोग नहीं बटे या ये लोग हमारे लिए एकजुट नहीं हुए तो हम निश्चित कटेंगे, सत्ता से बाहर और वोट भी हमारे कटेंगे। इसीलिए अब सबसे बड़ी बात यह है कि जब वो आए तब सबसे पहला वार जो है उन पर अजित पवार ने किया था। स्पष्ट तौर पे कहा था हमारी भूमि तो संभाजी की भूमि है, संत तुकाराम की भूमि है, ज्योतिबा फूले की भूमि है, और संविधान, सबसे बड़े संविधान बनाने वाले हमारे देश के बाबा साहब की भूमि है ये। तो आप ये कैसे कह सकते हैं और ये हमारे यहाँ ये नहीं चलेगा। आज एक पॉडकास्ट में जब पूछा देवेंद्र फडणवीस से ये बात कि जब ये बात आप समझा नहीं पाए, विरोध कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा वो ना समझ, वो समझे नहीं है इस नारे को। मतलब सीधे तौर पर जो विवाद अभी तक चर्चा में था, संकेतों में था, धुआं उठ रहा था, आज उसको हवा देवेंद्र फडणवीस ने दे दी। इसका बड़ा, सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा, उनके कार्यकर्ताओं में ये मैसेज अब चला जाएगा। क्यों उन्होंने कहा कि ये बरसों तक सेकुलर के साथ रहे हैं, वो इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, गलत सोचते हैं, कुछ दिन में वो ठीक हो जाएंगे। इसका मतलब साफ था कि उनकी विचारधारा ठीक नहीं है। किसकी? अजीत दादा पवार की। हम उनको अपने रंग में रगेंगे, हमारी बात उनको माननी होगी। क्योंकि नवाब मलिक के केस में यही देवेंद्र फडणवीस थे जो कहते थे उसका कनेक्शन दाऊद के साथ में, हम इनका प्रचार नहीं करेंगे, उनकी लड़की का प्रचार करेंगे लेकिन उसका प्रचार नहीं करेंगे। मतलब साफ है कि जो विवाद, जो गांठ, जो दरार हमको दिख रही, वो दरार अब धीरे धीरे चौड़ी होती जा रही है। और खाली देवेंद्र फडणवीस का विवाद अजीत पवार से ऐसा नहीं है, उनका विवाद एकनाथ शिंदे से भी है। एकनाथ शिंदे भी उनको नहीं काटते हैं, जहां जाते वो अपने तरीके से प्रचार करते हैं। मतलब साफ है कि जैसे जैसे चुनाव, अब गिन के देखिए ना, आज 15 तारीख हो गई, 18 तारीख को शाम को आपको प्रचार बंद कर देना पड़ेगा, फिर डोर टू डोर हथकंडे और जो ABCD आप कर सकते हैं, पूरा दम जो है वो सब लोग लगा रहे हैं वहां। लेकिन जिस तरह से महायुति में सिर फुटोवल पहली बार मीडिया के सामने आया है, स्वाभाविक है उनके कार्यकर्ताओं में भी ये बात जाएगी। वोट कितना ट्रांसफर होगा राहुल, वो एक देखने वाली बात होगी, या नहीं होगा, या कैसे परिणाम आते हैं। ये बिखर गई है जो महायुति थी, आप ये मान के चलिए बिखर पहले से गई थी, लेकिन अब बोलते हैं उसकी स्क्रिप्ट पहले लिखी गई थी, खुल के अब लोगों के बीच में स्क्रिप्ट जो है वो पहले लिखी जा चुकी थी। अब उसका मंचन जो होना था, लेकिन वो मंचन जो सही ढंग से होना चाहिए था, उसमें अब नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह, वो एकला चालो की नीति अब अपनाएंगे कि भैया एकला चालो और हमारे पर ही दारोमदार है, अगर हम कुछ नहीं कर पाए। ये समझ लीजिए अगर 50% से कम स्ट्राइक रेट रही जितनी सीटें पर ये लड़ रहे हैं, आपको बता दूं 100 सीट कम से कम बीजेपी नहीं जीत पाई, या 50 से 70 के बीच में बीजेपी रह गई, तो मान के चलिए बीजेपी साफ हो जाएगी यहां से। और बहुत सारे बीजेपी के नेताओं को, बहुत सारे बीजेपी के संबंधित जो उद्योगपतियों को गुजरात नहीं, महाराष्ट्र नहीं, शायद देश छोड़ के भाग जाना पड़े, ऐसी स्थिति होगी। क्योंकि इस तरह से पूरी जो भाग बटाई का किस्सा, किस तरह से पूरी बातें हो रही हैं, वो समझने वाली बात होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सिर फुटोवल पहली बार जाहिर में आया है, और इसको स्वाभाविक है भाई मीडिया चगा भी रहा है इसको। आप फिर भले कहते रहे कि मैंने ये नहीं कहा, मेरा मतलब वो नहीं था, एक बार तो मामला सामने आ ही गया है। सही बात है। मेरा दूसरा सवाल है अनिल जी कि नरेंद्र मोदी का जो मोदी मैजिक आपको लग रहा है कम हो गया है? क्योंकि जिस तरह से नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में जो कुर्सियां खाली देखने को मिलती हैं, जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता जो देखे गए जाते थे, अब वो उतनी नहीं देखी जा रही सीमा में। हर जगह कुर्सियां खाली होने के जो वीडियो वायरल हो रहे हैं। जो आपने कहा बिल्कुल सही नोटिस किया है राहुल आपने। सोशल मीडिया पर पहली बार ऐसा हो रहा है। देखो गुजरात में तो कहीं कहीं दिख रहे थे, लेकिन गुजरात उनका खुद का गृह राज्य है, तो वहां लोग नाराज हो नहीं हो, वोट उन्हीं को देंगे। लेकिन ये महाराष्ट्र की बात है। शुरुआत में आपको पता होगा जब ये आए थे लोकसभा इलेक्शन में, इन्होंने करीब 16-17 जगह पर किया था सभा, और वहां तकरीबन कहते हैं कि 15 जगह पर ये हार गए थे। सबसे बड़ी मलाड जहां गुजराती रहते हैं, जहां पर इन्होंने रोड शो किया था, आपको पता होगा, तो वहां पर
एक तूफान आया था, हवा चली थी तेज और एक बड़ा बैनर गिर गया था, उसमें कुछ लोग मर गए थे। उसी के कुछ दिन के बाद उन्होंने वहीं से रोड शो किया था, लोगों में नाराजगी थी बावजूद किया, और वो सीट भी वो हार गए थे वहां। वही चीज आप देखिए, आप अलग अलग जाएंगे तो कुर्सियां आपको खाली दिखेंगी। अरे थोड़ी बहुत नहीं, ढेर सारी कुर्सियां और काफी तादाद में देखा जा रहा है। एक समय ऐसा होता था, हमको पता है, हमने खुद कवर किया है गुजरात में, महाराष्ट्र में। 2012 में ये प्रचार करने गए थे, तब मैं एक चैनल में काम करता था, तब मैं वहां गया था। तब मैं, सर आपको अयोध्या बात बता दूं, अयोध्या में पहली बार ये इन्होंने गुसाईगंज के आसपास में सभा की थी, और पब्लिक आप देखो, इनके आने और जाने के बाद करीबन 5 घंटे तक ट्रैफिक जाम थी, इतनी पब्लिक वहां इकट्ठा हुई थी। आज स्थिति ये है, महाराष्ट्र में आप जाइए, कुर्सियां खाली रहती हैं। और पुणे की बात तो ये करते हैं कि पुणे में तो बहुत सारे पत्रकार जो लाइव करने वाले थे उनको मना कर दिया गया था कि आप कुछ मत करो, मोबाइल उनका रखवा दिया गया था, उनसे कहा गया था कि आप कुछ मत करो, खाली बैठो, खाओ पियो, ANI और दूरदर्शन काटेगा, वही आप दिखाइएगा, अपने चैनल में सूचना दे दो। सर सबको ऐसी सूचना दी गई थी, मतलब साफ था, पब्लिक जो आनी चाहिए, जो क्राउड पोलिंग, जो उनके चेहरे की चमक थी, वो अब नरेंद्र मोदी की धीरे धीरे समाप्त हो रही है। और ये समाप्त तब से हो रही है, जैसे मानता हूं कि जब कर्नाटक चुनाव में ये हारे, उसके बाद अब 5 जने में रतन शारदा ने एक लेख लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा कि अब राम मंदिर का मुद्दा और नरेंद्र मोदी का चेहरा नहीं चलने वाला है, कुछ दूसरा लाना पड़ेगा, या इनका रिप्लेसमेंट देखना पड़ेगा, या काम करना पड़ेगा, लोगों को रोजगारी देनी पड़ेगी, लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा कि हम जो है वो नंबर 1 होंगे। और कैसे होंगे, तो जब तक आपकी आवक नहीं बढ़ेगी, जब तक आपके बेटों को रोजगारी नहीं मिलेगी, जब तक सब कुछ सुनियोजित तरीके से अर्थतंत्र बड़ा नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं होने वाला। स्पष्ट तौर पर तभी लिखा गया था। हालांकि उसके बाद में 5 राज्यों के चुनाव, उसमें जीत मिलना, लेकिन लोकसभा में फिर से सेटबैक जाना, फिर से हरियाणा जीत जाना, इनका आत्मविश्वास जरूर से बढ़ा है। और शायद इसलिए वो पब्लिक हो न हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कह ही चुके हैं, हम अजर अमर अविनाशी हैं, हम नॉन बायोलॉजिकल हैं, कोई हमारी बात सुने न सुने, लेकिन राजीव कुमार हमारी बात सुनेंगे। और उनको पता ही है, राजीव कुमार बात सुनेंगे, आप क्या करोगे नहीं करोगे, वो जीतेंगे, शायद ये बात है। लेकिन इस बार ये महाराष्ट्र है जी, महाराष्ट्र, उसमें एक टीस है, इस बात को लेकर टीस है कि हमारा 7.5 लाख करोड़ का उद्योग जो है वो गुजरात चला गया है। उसमें इस बात का टीस है कि हमारे यहाँ के लोग बेरोजगार हैं। उसको इस बात की टीस है कि हमारे यहाँ जो विकास होना था वो नहीं कर पाया। हमारे यहाँ उद्धव ठाकरे की पार्टी तोड़ी गई, हमारे यहाँ शरद पवार की पार्टी तोड़ी गई, और इन गुजरातियों ने तोड़ी। हमारे उद्योग तोड़कर सब पूरा गुजरात को दे दिया जा रहा है। और कुछ पत्रकार तो दावा करते हैं कि अगर महाराष्ट्र जीत गए बीजेपी, तो मान के चलिए अदानी को पूरा महाराष्ट्र ये सब बेच देंगे, और वहां के लोगों की कोई बात सुनी जानी नहीं है। और इसलिए मैं आपको बात बता रहा हूं, ये पूरा नैरेटिव इसलिए सेट हो रहा है धीरे धीरे। लोग जो हैं, आप जाइए, इन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में खाली होगा, योगी आदित्यनाथ आए थे उसमें भी कोई नहीं था, वासी में थे वो। इवन आपको बता दूं कि नीतीश कुमार भी आए थे, एनडीए गठबंधन के प्रचार को जबरदस्ती लाया गया तो वो भी खाली था। स्थिति आप देखो, इन्होंने 20, आपको पता होगा एक गणित ये भी है कि 20 तारीख को हो सकता तो 13 तारीख को इलेक्शन करा सकते थे पहली चरण में, लेकिन नहीं कराया। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र में जो खास करके मुंबई का इलाका है, उसमें कल्याण और वहाँ बहुत भारी मात्रा में हिंदी भाषी उत्तर प्रदेश बिहार के लोग रहते हैं। उनको पता था कि इसी समय छठ आएगा, छठ में सब चले जाएंगे यूपी बिहार, हमारा कोई मतदाता होगा नहीं। इसलिए गणित करके इन्होंने इस समय ये करवाया था। लेकिन खैर कोई बात नहीं, वहां जो ग्रामीण परिस्थिति है, ग्रामीण परिस्थिति में कहीं कोई लाभ जो दिखता अभी बीजेपी को नहीं दिख रहा। और ये जो कुर्सियां खाली हैं, इस बात का संकेत देती हैं। सामने आप चले जाइए उद्धव ठाकरे में तो लाखों की भीड़ आ रही है, राहुल गांधी को सुनने की आ रही है, इवन 84 साल के शरद पवार को लोग सुनने के लिए आ रहे हैं, उनके भीड़ आप देखिए। इवन झारखंड चले जाइए सर, कल्पना सोरेन 7 महीने पहले कोई उसको जानता नहीं था, पति अगर उनका हेमंत सोरेन जेल में नहीं गए होते तो बाहर नहीं निकलती, आज दहाड़ती हैं। तो भाजपा की, अमित शाह की, हेमंता बिस्वा शर्मा की पैंट पतलून गीली कर देती है, इतने सारे लोग वहां आते हैं। सवाल यह है कि आप नरेंद्र मोदी में क्यों नहीं आ रहे हैं? सर इसी से मेरा जुड़ा एक सवाल है कि ईडी की जिस तरह से भी सक्रियता हुई है महाराष्ट्र और झारखंड में,
राहुल गांधी हो गई और जो कल्पना सोरेन है, उनको कहीं कहीं पे जो हेलीकॉप्टर से जाके जो प्रचार करने के लिए जो परमिशन होता है, जो चुनाव आयोग नहीं दे रहा है, तो अब इसे किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, दोनों बातें स्पष्ट हैं। भाजपा जहां हारती हैं वहां अपने एक्सटेंशन, अपने सेल, क्योंकि अब सबको पता है कि लोकल तंत्र या सीबीआई या ईडी वो बीजेपी के एक अलग सेल की तरह काम कर रही है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर की तरह काम नहीं कर रही, चाहे वो चुनाव आयोग हो चाहे ईडी हो। दो घटना आपने बात की, दोनों की बात में आपको अलग अलग जवाब है। ईडी, देखिए, जब पहले चरण का मतदान था झारखंड में, ठीक एक दिन पहले वहां ईडी रेड करती है और वो बताने का प्रयत्न करती है कि कैसे यहाँ घुसपैठ हो रही है, कैसे सब कुछ किया जा रहा है, कैसे लोग यहाँ आ रहे हैं, जमीन, खासकर मुस्लिमों को टारगेट किया कि बांग्लादेशी किस तरह यहाँ आ रहे हैं, कैसे क्या, ये सब बताने की कोशिश हो रही है। आपको याद होगा कि जब छत्तीसगढ़ में चुनाव था तो महादेव ऐप की एक घटना आपको याद होगी। उस समय एक आदमी आता है, उस समय ईडी कुछ लोगों को पकड़ती है, 5 करोड़ रुपए पकड़ती है, बोलती है ये पैसे जो है इलेक्शन में खर्च होने थे और वो भूपेश बघेल एक नाम दर्शाते हैं उसको, उनको देने थे। ये सब पूरा बवाल हुआ, भूपेश बघेल को बदनाम किया गया, वहां सरकार चली गई भ्रष्टाचार के नाम पर। उस केस का आज क्या हुआ, किसी से पूछेगा, किसी को कुछ पता होगा? नहीं। अमानतुल्ला खान थे, आज ही उनको छोड़ दिया गया। ईडी ने उनको पकड़ा था एक स्कैम के अंदर, फिर उसने कहा कि भैया स्कैम का है, तो उनको पता नहीं था। हेमंत सोरेन की अगर बात करो तो जब उनको छोड़ा गया तो सुप्रीम हाईकोर्ट ने कहा भैया केस ही नहीं बनता है, सुनी सुनाई बातों पर आप कैसे आ सकते हैं। आपको पता होगा कि अशोक गहलोत के भाई को भी जब इलेक्शन था तो वहां नोटिस देके बुलाया गया, उनके लड़के को भी बुलाया गया, उसका क्या हुआ कुछ पता नहीं है। ठीक उसी तरह से ईडी यहाँ रेड कर रही है, गुजरात से लेके महाराष्ट्र तक, कोऑपरेटिव बैंकों में। और जो बात बीजेपी कह रही है, अब सोचो, आपको हंसी आ जाएगी, क्यों मैं बोल रहा हूं, ये मिली जुली बात है। जो बात बीजेपी कहती है वो क्या कहती है, यही बात कहती है कि वोट जिहाद, बीजेपी का ये बात है। और ईडी भी यही बात कहती है, वोट जिहाद। क्या भैया वो स्क्रिप्ट जो है वो बीजेपी कमलम से लिख के आया था इनको कार्यालय को, आप ये प्रेस रिलीज दीजिए। वोट जिहाद का क्या मतलब है, आप किसी से पूछिए कि वोट जिहाद का क्या मतलब है। उसमें नाम बताया गया, एक सिराज नाम का है, लेकिन जो बैंक मैनेजर है उसका नाम नहीं बताया जाता, और लोगों, हिंदू लोगों का नाम नहीं बताया जाता, लेकिन जो 3-4 मुस्लिम लोग उनका नाम बताया जाता है, ताकि बीजेपी जो नैरेटिव सेट कर रही है हिंदू मुस्लिम का, उसको एजेंसियां जो हैं उसके एक विंग की तरह, बीजेपी की विंग की तरह उसको पूरी करने की कोशिश कर रही है। कहीं बता रही 100 करोड़ का ये है, 500 करोड़ का ये है, इतना बड़ा स्कीम है। भैया वो पैसा कहां जा रहा है, लेकिन किस लिए, किसको पकड़ा आपने? आप जो है छोटी मोटी रकम जो सत्ता पक्ष की पकड़ते हैं। मैंने कहा था कि शरद पवार ने कुछ समय पहले कहा था कि गुजरात के बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं लगभग 3500 से 4000 करोड़ रुपए कंटेनर में भर के भेज रहे हैं। तो पैसा कंटेनर में गया तो कहां चेक हुआ, किसने चेक किया, कौन सी एसटीएफ ने चेक किया, किस अधिकारी ने चेक किया, किस पुलिस वाले, क्या उनकी हिम्मत भी है? अगर एक फोन हो जाएगा ऊपर से अमित शाह के यहां से, तो अधिकारी खड़े खड़े सस्पेंड हो जाएगा, अधिकारी खड़े खड़े उसकी पैंट गीली हो जाएगी। लेकिन विपक्ष के लिए सभी नियम कायदे हैं, और ये पूरा जो कुचक्र है राहुल, वो विपक्ष को परेशान करने के लिए है, क्योंकि विपक्ष इसे हताश हो, पैसे ना वो अपने पैसे यूटिलाइज ना कर सके। जैसे 2024 में कांग्रेस का खाता पूरा फ्रीज कर दिया गया था, वो यूज ना कर सके। अगर कांग्रेस का खाता फ्रीज नहीं हुआ होता तो आज वो 20-25 सीटें ज्यादा जीती होती, और सबसे बड़ी बात, तब शायद नरेंद्र मोदी पीएम न होते, कोई दूसरा व्यक्ति पीएम होता। दूसरी बात जो आपने पूछा कि कैसे करके, देखो आज भी राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर एक जगह रोक दिया गया, नहीं टाइम से उड़ने दिया गया। इसके पहले चरण का चुनाव था झारखंड में, तो कल्पना सोरेन को रोक दिया गया, उन्होंने मोबाइल से भाषण को संबोधन किया। मतलब साफ है कि पहले चरण में, कारण के वहां पर एसटी एससी और सामान्य एसटी एससी का सबसे बड़ा चंक था, तो वहां जो हेमंत सोरेन थे, जो उनकी एक फीलिंग थी कि अन्याय हो रहा है तो उनको ज्यादा वोट मिले, ऐसी बात आ रही है। उसी तरीके से आप झारखंड की बात मैंने की, उसी तरह से अब झारखंड में राहुल गांधी भी प्रचार वहां करने के, आज उनकी भी इसी तरह हालत हुई। कांग्रेस ने सीधे तौर पे आरोप लगा इलेक्शन कमीशन पर भी और एटीसीपी भी, जानबूझ के प्रचार में न जा सके, देरी हो, जो थोड़ा बहुत कर सकते हैं, कहते हैं कि जो भी दाव पेच रहे हैं वो सभी तरह से कर रहे हैं, कहते हैं कि भागते भूत की लंगोटी से। दूसरी बात, मतलब कुल मिला के हर वो हथकंडा जिससे थोड़ा भी राहत मिल सके बीजेपी को, क्योंकि दोनों जगह अगर बीजेपी हारती है तो मान के चलिए
केंद्र में बीजेपी तो जाएगी ही, जी। लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह का भी जो फैसला है बीजेपी में होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आपने हमारे मंच के लिए हमेशा समय निकाला, तो आपका एक बार फिर से धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ अनिल भाई पटेल, जिन्होंने पूरी जो महाराष्ट्र की जो जानकारी है, जिस तरह से सियासी जो भूचाल मचा हुआ है देखा जा रहा है महाराष्ट्र के अंदर में, और भी खबरें जो भी महाराष्ट्र की होंगी हम आपको दिखाते रहेंगे। तो हमारी ये बातचीत आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जाके और उसमें आप अपनी राय हमें अवगत कराइएगा, और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।